नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नीरज सिंह है। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और बेहतर होंगे। ये पूरे देश के लिए बहुत ही भयावह समय है, बहुत ही डरावना समय है। तो उम्मीद करता हूं कि आप इस भयंकर सिचुएशन में, इस भीषण महामारी के बीच अपने आप को सुरक्षित रख रहे होंगे और किसी भी तरह की चूक मत करिएगा। प्रयास करिए कि अपने आप को हर तरीके से सुरक्षित करें। हो सके तो दोहरा मास्क लगाइए, डबल मास्क लगाइए और हर तरीके से अपने आप को सुरक्षित करें। तो आज मैं शुरुआत करने वाला हूं एक विशेष टॉपिक पर, जिसके लिए मुझसे पिछले कई महीनों से मुझसे डिमांड किया जा रहा था, और वो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एसएससी जीएसटी। जो फॉर्म है उसके लिए, इस पद के लिए क्या एलिजिबिलिटी है, क्योंकि बहुत अधिक कंफ्यूजन है इसके एलिजिबिलिटी को लेकर के। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एलिजिबिलिटी की योग्यता पर खरे नहीं उतर पा रहे हैं। तो क्या कंफ्यूजन होता है, और अक्सर आप देखेंगे कि लोग इस सवाल को एक दूसरे से पूछ रहे हैं। बहुत सारे कमेंट बॉक्स में पूछा जा रहा है, मुझसे पर्सनली लोग पूछ रहे हैं, और भी जितने भी अलग प्लेटफॉर्म्स हैं वहां पर भी एक बहुत लंबा चौड़ा डिस्कशन इसको लेकर होता है। तो आज उस तरह के तमाम सवालों का मैं उत्तर दूंगा कि क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और किस आधार पर एसएससी आपका सिलेक्शन करती है। और दूसरा, इसके बाद मैं कुछ केस स्टडीज पर भी मैं डिस्कशन करूंगा। केस स्टडीज का मतलब कुछ लोगों ने जो मुझसे पूछा है और जो जिनकी डिग्री थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, क्या वो एलिजिबल हो सकते हैं। उनमें से कुछ कॉम्प्लिकेटेड डिग्री वाले भी एलिजिबल हुए हैं। मैं आपको पहले क्राइटेरिया को अच्छे तरीके से समझा दूं, फिर उसके बाद मैं केस स्टडीज को भी आपको दिखाऊंगा। तो फिलहाल के लिए इसे देखते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले आप इस नोटिफिकेशन को देखें जो एसएससी आपके सामने देती है। तो जो नोटिफिकेशन है वो क्या है? टोटल 5 बेसिस होता है, 5 आधार होते हैं, जिस आधार पर 5 एलिजिबिलिटी कंडीशन कह सकते हैं आप, जिसके आधार पर एसएससी जो है किसी भी छात्र का सिलेक्शन करती है। तो उनमें से जो 5 आधार है वो है ए बी सी डी ई। आप इसको ऐसे समझे या यूं समझें कि 5 पोस्ट होते हैं ए टू ई, ए नंबर से लेकर ई नंबर तक, जिसमें पोस्ट ए टू डी यानी कि ए बी सी डी, ये 4 पोस्ट जो हैं ये जूनियर ट्रांसलेटर के लिए होते हैं, या जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, जिसको आज जेटीओ कहा जाता है, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, इसके लिए होते हैं। और जो पोस्ट ई होता है वो होता है सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर या फिर एसटीओ यानी कि सीनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर का। तो इसके लिए एसएससी जो है 5 तरह की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी रखती है, यानी कि 5 आधार ऐसे हैं जिस आधार पर इनका सिलेक्शन होता है। तो सबसे पहले एसएससी क्या करती है, 5 कंडीशन ए टू डी पोस्ट के लिए भी है, और सेम 5 कंडीशन ई पोस्ट के लिए भी है। ई यानी कि सीनियर और ए टू डी यानी कि जूनियर, ये ध्यान रखेंगे आप। तो सबसे पहले मैं बता रहा हूं कि जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर के लिए क्या क्राइटेरिया होता है, जो ए टू डी पोस्ट है उसके लिए क्या क्राइटेरिया होता है। तो 5 रूल हैं, रूल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, मैं इस पर डिस्कस करूंगा, और इन 5 रूल को मैं एक एक करके आपको एक्सप्लेन करता हुआ चलूंगा, समझाता हुआ चलूंगा, ताकि आप आसानी से एलिजिबिलिटी को समझ सके। तो सबसे पहले मैं आपको ये नोटिफिकेशन दिखाऊं जो एसएससी के हर एक परीक्षा में आता है। आपकी स्क्रीन पर ये नोटिफिकेशन दिख रहा होगा अभी। तो मैं इस नोटिफिकेशन का सबसे पहला कंडीशन वो आपके सामने पढ़ने जा रहा हूं। तो क्या है ये इसके नोटिफिकेशन का सबसे फर्स्ट कंडीशन? तो सबसे फर्स्ट कंडीशन क्या कहता है कि मास्टर डिग्री ऑफ अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन हिंदी विथ इंग्लिश एज अ कंपल्सरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट और एज द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एट द डिग्री लेवल। अब जरा ध्यान से समझिए क्या एसएससी आपको बताना चाह रही है। इसमें देखिए सबसे पहली बात क्या है, अगर किसी भी कैंडिडेट का मास्टर डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएशन हिंदी है, यानी कि हिंदी सब्जेक्ट में हो रहा है, यानी कि अगर आप मास्टर डिग्री या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन जिसे इक्विवेलेंट कहा जा रहा है वो अगर आपकी हिंदी में है, तो ग्रेजुएशन में आपका एक सब्जेक्ट इंग्लिश होना चाहिए, या तो वो कंपलसरी हो या फिर इलेक्टिव इंग्लिश हो। दोस्तों, सबसे पहले मैं इस बात को ही क्लियर करूं कि कंपलसरी और इलेक्टिव में क्या डिफरेंस है, क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजन है लोगों को अभी भी इस बात का। देखिए, इलेक्टिव इंग्लिश क्या होता है पहले से एक्सप्लेन करूं। अगर आप मान लीजिए किसी भी सब्जेक्ट में ऑनर्स कर रहे हैं,
किसी भी सब्जेक्ट में अगर आप ऑनर्स करते हैं, ऑनर्स एक तरह की उपाधि होती है, तो अगर आप उस उपाधि को हासिल कर रहे हैं, ऑनर्स कर रहे हैं, तो एक मुख्य सब्जेक्ट के साथ आपको कम से कम 2 सब्जेक्ट एडिशनल लेने पड़ते हैं, कम से कम। किसी किसी यूनिवर्सिटी में अभी ये 3-3 सब्जेक्ट भी हैं, कहीं कहीं पर और भी कुछ और भी चीजें हैं, लेकिन पहले मैं इसे समझाऊं। 2 ऐसे सब्जेक्ट हैं जिससे आपको चुनना पड़ता है। तो मान लीजिए आप हिंदी में आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया या कर रहे हैं, तो इसके साथ आपने 2 सब्जेक्ट लिया। एक आप मान लीजिए आपने एक हिस्ट्री ले लिया और दूसरा आपने इंग्लिश लिया। तो इंग्लिश जो आपने चुना ये कहलाया इलेक्टिव सब्जेक्ट, क्योंकि वो सब्जेक्ट आपके द्वारा इलेक्टेड था, आपने उसे सेलेक्ट किया था। इसके साथ साथ कई ऐसी यूनिवर्सिटीज है जहां पर आप किसी भी सब्जेक्ट में आप ग्रेजुएशन क्यों ना कर रहे हो, चाहे आप साइंस के किसी सब्जेक्ट में या कॉमर्स के किसी सब्जेक्ट में या फिर आर्ट्स के किसी सब्जेक्ट में अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो उसके साथ साथ आपको एक एक पेपर इंग्लिश और हिंदी का जरूरी तौर पर पढ़ाया जाता है, कंपलसरी तौर पर पढ़ाया जाता है। उसी को हम कंपलसरी हिंदी या कंपलसरी इंग्लिश कहते हैं। किसी किसी यूनिवर्सिटी में ये 50 नंबर का होता है, किसी किसी यूनिवर्सिटी में ये 100 नंबर का होता है, किसी किसी यूनिवर्सिटी में वहां पर बस एक पेपर होता है। ये किसी एक सेमेस्टर में आपको एक पेपर के रूप में इसे पढ़ाया जाता है। तो अगर आपने ये भी किया है, मतलब एक कंपलसरी तौर पर आपका एक पेपर भी है और उसके मार्क्स को भी आपके फाइनल मार्कशीट में ऐड करके दिखलाया जाता है कि हाँ ये भी आपने फर्स्ट ईयर के किसी एक सेमेस्टर में आपने एक पेपर पढ़ा था, तो भी आप एलिजिबल है। ध्यान से समझिए। तो मैं फर्स्ट कंडीशन को एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दूं, यानी कि आप समझ गए होंगे कंपलसरी और इलेक्टिव का डिफरेंस क्या है। इलेक्टिव वो सब्जेक्ट है जो आप मुख्य तौर पर जो 2 सब्जेक्ट जो चुने जाते हैं ग्रेजुएशन में, कहीं कहीं पर 3 भी चुना जाता है, कहीं कहीं पर 4 भी चुना जाता है। अलग अलग यूनिवर्सिटी अपने हिसाब से कुछ कुछ नियम बनाती है, लेकिन कंपलसरी है कि 2 सब्जेक्ट तो लोग चुनते ही हैं ऑनर्स के साथ। तो उन 2 सब्जेक्ट का जिसमें आपने चयन किया है, उसमें एक सब्जेक्ट आपने अगर इंग्लिश चुना, दैट इज कॉल्ड इलेक्टिव इंग्लिश, वो इलेक्टिव इंग्लिश होगा। और ये मैक्सिमम यूनिवर्सिटी में जो रूल यही होता है कि 3 ईयर का अगर ग्रेजुएशन है तो फर्स्ट 2 इयर्स, पहले 2 साल में ही आपको ये इलेक्टिव सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। अगर आपने हिस्ट्री चुन लिया, अगर आपने इंग्लिश चुन लिया, या साइंस वालों ने अपने साथ अगर वो फिजिक्स ऑनर्स कर रहे हैं तो केमिस्ट्री चुन लिया या मैथ चुन लिया, आप समझ रहे हैं। यानी कि मुख्य सब्जेक्ट के साथ, मुख्य ऑनर्स सब्जेक्ट के साथ 2 ऐसे सब्जेक्ट जो आप इलेक्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड इलेक्टिव। और ये केवल फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर तक ही पढ़ना पड़ता है। अगर सेमेस्टर में भी अकाउंट करें तो ये केवल 4th सेमेस्टर तक ही पढ़ना पड़ता है। तो बाकी जो 3rd ईयर जो होता है, जो आपका फाइनल ईयर होता है, उसमें आप केवल और केवल ऑनर्स पेपर ही पढ़ते हैं। तो और कंपलसरी पेपर अधिकांश यूनिवर्सिटी में अलग अलग नियम होता है। मैक्सिमम यूनिवर्सिटी फर्स्ट सेमेस्टर में ही इसको पढ़ाती है या फर्स्ट ईयर में ही इसको पढ़ाती है, जहां पर अभी भी ईयर सिस्टम चल रहा है। तो आई थिंक आप कंपलसरी और इलेक्टिव का डिफरेंस समझ गए। अब मैं आपको फिर से इस क्राइटेरिया और कंडीशन पे लाता हूं। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है कि अगर आपने मास्टर डिग्री या पीजी, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री जो है, हिंदी में किया है, तो इन ग्रेजुएशन आपका एक सब्जेक्ट इंग्लिश होना चाहिए, या तो वो कंपलसरी तौर पर हो या इलेक्टिव तौर पर हो। आइदर इसके अलावा अगर आपका सब्जेक्ट इंग्लिश नहीं है, या कंपलसरी भी नहीं है, या इलेक्टिव भी नहीं है, तो आपका मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन इंग्लिश होना चाहिए। तो मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन क्या होता है, अब जरा समझिए। आपने ऑनर्स सब्जेक्ट को छोड़ करके, यानी कि अगर आप मान लीजिए आपने ग्रेजुएशन हिंदी में किया है, तो बाकी हिंदी को छोड़कर आपने जो अलग एग्जामिनेशन आपने जो दिया, जिन जिन सब्जेक्ट का दिया, उसको अगर आपने इंग्लिश में लिखा है, उसका मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन अगर इंग्लिश है, तो आपका मीडियम इंग्लिश काउंट होगा। भले ही आपने पूरा का पूरा 3 साल हिंदी का पेपर हिंदी भाषा में ही लिखा, देवनागरी में ही लिखा, लेकिन अगर अदर पेपर अपार्ट फ्रॉम योर ग्रेजुएशन सब्जेक्ट अगर आपका वो इंग्लिश है, मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन इंग्लिश है, तो आपका मीडियम इंग्लिश काउंट होगा। ठीक है। तो 3 कंडीशन होना चाहिए अगर आपका हिंदी, तीनों में से कोई अगर एक कंडीशन भी होता है तो आप एलिजिबल हैं फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट रूल मास्टर डिग्री इन हिंदी, उसके बाद जो ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन में इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट या तो कंपलसरी हो या इलेक्टिव हो या मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन आपका इंग्लिश हो। इन तीनों में से कोई भी है तो आप सेलेक्टेड है। और इसके साथ साथ तीसरी चीजें वो है पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन डिप्लोमा, पीजीडीटी, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन, पीजीडीटी जो कहा जाता है।
तो ये दो बातें हैं, इसको और ध्यान से समझना चाहिए कि पीजीडीटी पहला कंडीशन या तो आपके पास डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन हो, फर्स्ट कंडीशन, या फिर अगर आपके पास डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन नहीं है तो 2 साल का आपके पास वर्किंग एक्सपीरियंस हो इन द फील्ड ऑफ ट्रांसलेशन या हिंदी इंप्लीमेंटेशन के फील्ड में आपका 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। वो किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस से, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, या फिर किसी भी पीएसयूज अंडरटेकिंग जो भी होती है, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग, वहां से आपका 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और अगर ये भी नहीं है तो आपके पास क्या हो, आपके पास 1 साल का, मिनिमम 1 साल का सर्टिफिकेट कोर्स इन ट्रांसलेशन होना चाहिए। तो ये 3 कंडीशन है। पहला जो मैंने कहा, 2 डिग्रियां कंपलसरी हो, उसके बाद या तो आप डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन हो, या आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस हो किसी भी गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या पब्लिक अंडरटेकिंग में काम करने का, या फिर सर्टिफिकेट कोर्स हो इन ट्रांसलेशन कम से कम 1 साल का। तो ये 1 साल इसलिए क्योंकि पीजीडीटी भी जो है 1 ही साल का कोर्स है, इसलिए जो सर्टिफिकेट कोर्स है उसे भी 1 साल का ही मिनिमम, अगर 2 साल का है तो अच्छी बात है, अगर 1 साल का भी है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। तो ये 3 कंडीशन है। तो आशा करता हूं आप रूल नंबर 1 समझ गए होंगे कि ये पहला कंडीशन है जिसके आधार पर आपका सिलेक्शन होने वाला है। दोस्तों, क्योंकि ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ही लंबी है तो हो सकता है कि वीडियो लंबी हो, तो आप अगर सभी रूल को समझना चाहते हैं और अपनी डिफिकल्टी को दूर करना चाहते हैं तो बिल्कुल ध्यान से इसे सुनिए और देखिए। अब बात करता हूं मैं रूल नंबर 2 का। क्या दूसरा कंडीशन है जिसके आधार पर आपका सिलेक्शन होता है? सबसे पहला मैं आपके सामने वो पढ़ूं, मास्टर डिग्री ऑफ अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंग्लिश विथ हिंदी एज अ कंपल्सरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट और एज द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एट द डिग्री लेवल। यानी कि अगर आपका मास्टर डिग्री यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इंग्लिश में है तो ग्रेजुएशन में आपके हिंदी एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए, या तो वो कंपलसरी हो सकता है या तो वो इलेक्टिव हो सकता है, और अगर इन दोनों में से कुछ भी ना हो तो मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन हिंदी होना चाहिए। तीनों में से कोई भी एक। मास्टर डिग्री अगर इंग्लिश में है तो ग्रेजुएशन में या तो एक सब्जेक्ट आपका हिंदी हो कंपलसरी के तौर पर या इलेक्टिव के तौर पर, या नहीं तो मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन आपकी हिंदी होनी चाहिए। साथ ही साथ पीजीडीटी जो मैंने बताया आपको, या तो पीजीडीटी हो जाए या फिर 2 साल का एक्सपीरियंस हो, और या तो सर्टिफिकेट कोर्स इन ट्रांसलेशन हो, इन तीनों में से कोई भी एक हो। याद रखिएगा दोस्तों, ये जो डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन का कंडीशन है ये सबके साथ ऐड होगा, हर एक रूल में ये ऐड होगा। तो ये रूल नंबर 2 था। आई थिंक आप समझ गए कि अगर आपका इंग्लिश में मास्टर्स है तो ग्रेजुएशन में हिंदी एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए, पहला कंडीशन, या तो कंपलसरी के रूप में हो या इलेक्टिव के रूप में हो या फिर मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन हो, और साथ ही साथ पीजीडीटी या फिर सर्टिफिकेट कोर्स इन ट्रांसलेशन या 2 साल का एक्सपीरियंस। ये था रूल नंबर 2। अब आ जाइए रूल नंबर 3 पर। देखिए, फर्स्ट और सेकंड कंडीशन तो बहुत आसान है समझने के लिए और मैक्सिमम लोग समझते हैं, और अधिकांश लोग इसी बैकग्राउंड से इस एग्जामिनेशन में आते हैं। जिन्होंने हिंदी में ग्रेजुएशन किया है या मास्टर्स किया है या इंग्लिश में किया हो, मैक्सिमम ऐसे ही लोग इस एग्जामिनेशन के लिए आते हैं। लेकिन पिछले काफी दिनों से लगातार, क्योंकि एसएससी में जो जीएसटी और एसएसटी एग्जाम का होड़ बढ़ा है तो बहुत सारे अदर सेक्टर के लोग भी इसमें आ रहे हैं। तो अब वो जो लोग हैं वो इन तीनों सेक्टर के आधार पर सेलेक्ट होते हैं। तो अधिकांश कंफ्यूजन इन्हीं 3 डिग्रियों को, 3 रूल्स को लेकर हैं, रूल नंबर 3, 4 एंड 5। तो सबसे पहले चलिए समझते हैं रूल नंबर 3 क्या है। तो सबसे पहला क्या है, रूल नंबर 3 क्या है? ऐसे लोग, चलिए मैं आपको पढ़ के सुनाऊं फिर मैं इसे एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहला, मास्टर डिग्री ऑफ अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन एनी सब्जेक्ट अदर देन हिंदी और इंग्लिश with Hindi medium and English as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level। अब जरा समझिए ध्यान से कि मान लीजिए कि आपने मास्टर डिग्री किया है किसी एक ऐसे सब्जेक्ट में जो हिंदी और इंग्लिश नहीं है, यानी कि हिंदी और इंग्लिश को छोड़कर आपने किसी भी सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री कंप्लीट किया है। ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट में आपने मास्टर डिग्री कंप्लीट किया हिंदी और इंग्लिश को छोड़कर। ओके, चाहे वो एमसीए हो, चाहे वो एमटेक हो, चाहे वो
एमकॉम हो या कोई भी अदर सब्जेक्ट हो, आप एमएससी में, किसी में फिजिक्स में हो, मैथ में हो, केमिस्ट्री में हो, किसी में भी सब्जेक्ट में हो, आपने मास्टर डिग्री कर लिया जो हिंदी या इंग्लिश में नहीं है, लेकिन इसका अगर मीडियम हिंदी है, यानी कि मास्टर डिग्री का मीडियम अगर हिंदी है, ध्यान से समझिएगा कि आपने मास्टर डिग्री कंप्लीट किया, यानी कि एमसीए का एग्जाम आपने हिंदी मीडियम में लिखा, या फिर आपने एमएससी फिजिक्स किया और वो आपने हिंदी में लिखा, मास्टर डिग्री का पेपर, पोस्ट ग्रेजुएशन का पेपर आपने हिंदी मीडियम में किया, तो ग्रेजुएशन में आपका इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए। या तो वो इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट कंपलसरी हो जाए, या तो इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट इलेक्टिव हो जाए, या फिर मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन इन ग्रेजुएशन इंग्लिश हो। समझ रहे हैं? यानी कि 3 कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल अगर आप करते हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, अगर आप डिप्लोमा वाला कंडीशन फुलफिल कर दें, यानी कि पीजीडीटी अगर आप कर लें या फिर आपने किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल है, या तो पीजीडीटी या फिर 2 साल का एक्सपीरियंस इन, जो मैंने बताया कि ट्रांसलेशन फील्ड में, या फिर सर्टिफिकेट कोर्स इन ट्रांसलेशन। इन तीनों में से अगर कोई भी है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। यानी कि फिर से जरा एक बार मैं इसको दोहरा दूं कि अगर मास्टर डिग्री आपका किसी भी एक ऐसे सब्जेक्ट में हो रहा है जो इंग्लिश और हिंदी नहीं है, इंग्लिश और हिंदी को छोड़कर किसी भी अन्य सब्जेक्ट में आपने अगर मास्टर्स किया, तो जो ग्रेजुएशन है उसमें आपका इंग्लिश एक सब्जेक्ट के रूप में होना चाहिए, या तो वो कंपलसरी सब्जेक्ट होगा, या तो इलेक्टिव सब्जेक्ट होगा, या फिर मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन आपका इंग्लिश होगा विथ पीजीडीटी कंडीशन। रूल नंबर 3। ओके, रूल नंबर 4। अब जरा समझिए रूल नंबर 4 क्या है। मास्टर डिग्री, यहां पहले मैं पढ़ूं उसके बाद आपको समझाऊं ताकि एक्सप्लेन करने में आसानी हो। तो रूल नंबर 4 क्या कहता है? मास्टर डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन एनी सब्जेक्ट अदर देन हिंदी और इंग्लिश विथ इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी एज अ कंपल्सरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट और एज द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एट द डिग्री लेवल। तो क्या है ये? यानी कि आपने मास्टर डिग्री किया, फिर से हिंदी या इंग्लिश में नहीं, यानी कि हिंदी या इंग्लिश को छोड़कर किसी भी अन्य सब्जेक्ट में आपने अपना मास्टर डिग्री कंप्लीट किया, वो चाहे कुछ भी हो, और इस बार मास्टर डिग्री का मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन इंग्लिश है, यानी कि इंग्लिश आपका मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन है मास्टर डिग्री में, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री में। तो हिंदी एज अ सब्जेक्ट या तो कंपलसरी हो, या तो इलेक्टिव हो, या फिर मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन हो, ये ग्रेजुएशन में होना चाहिए। यानी कि ग्रेजुएशन में हिंदी या तो एक सब्जेक्ट के रूप में हो, चाहे वो इलेक्टिव हो या कंपलसरी हो, या फिर मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन हो। अगर आप इन 2 कंडीशन को फुलफिल करते हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं विथ पीजीडीटी। फिर से एंड पीजीडीटी याद रखिएगा कि ये सबके साथ ऐड होगा, तो पीजीडीटी हो, सर्टिफिकेट कोर्स इन ट्रांसलेशन हो, या फिर जो मैंने कहा कि 1 साल का 2 साल का एक्सपीरियंस हो ट्रांसलेशन फील्ड में काम करने का। ये था रूल नंबर 4। नाउ रूल नंबर 5, ये भी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड पोर्शन है रूल नंबर 5, और यही वो कंडीशन है जहां पर अधिकांश स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं कि क्या मैं इस रूल के आधार पर मेरा सिलेक्शन हो सकता है क्या। तो चलिए इस रूल को भी जरा ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या है। तो सबसे पहले मैं इसे पढ़ूं। रूल नंबर 5 क्या है? मास्टर डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन एनी सब्जेक्ट अदर देन हिंदी और इंग्लिश विथ हिंदी एंड इंग्लिश as a compulsory or elective subject or either of the two as a medium of examination and other as a compulsory or elective subject at the degree level। यानी कि क्या कह रहा है ये जरा समझिए। पहला, मास्टर डिग्री आपका किसी भी सब्जेक्ट में हो, केवल हिंदी और इंग्लिश नहीं होना चाहिए। हिंदी और इंग्लिश के अलावा अगर आपकी मास्टर डिग्री किसी भी सब्जेक्ट में होती है तो ग्रेजुएशन में क्या हो? ग्रेजुएशन में 2 कंडीशन है। अब ग्रेजुएशन के दोनों कंडीशन को मैं एक एक करके बताऊं आपको। पहला कंडीशन ये है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए, या तो वो कंपलसरी तौर पर हो जाए सब्जेक्ट, या फिर इलेक्टिव तौर पर हो जाए सब्जेक्ट। यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए ग्रेजुएशन लेवल में। पहला कंडीशन है ग्रेजुएशन में। अगर ये हो रहा है तो ठीक, नहीं तो सेकंड कंडीशन क्या है? आइदर ऑफ द टू एज अ मीडियम, यानी कि दोनों में से कोई एक मीडियम हो। यानी कि मान लीजिए
ग्रेजुएशन का लिखने का मीडियम आपका इंग्लिश था, आपने ग्रेजुएशन इंग्लिश मीडियम में लिखा है, तो हिंदी एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए। या फिर अगर आपने ग्रेजुएशन हिंदी मीडियम में लिखा है तो इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए। समझ रहे हैं? इस कंडीशन में फुलफिलमेंट कैसे होगा आपका? पहला कंडीशन तो यह है कि आपका मास्टर डिग्री किसी भी सब्जेक्ट में हो, हिंदी या इंग्लिश में नहीं होना चाहिए। और यहां पर मीडियम का भी फर्क नहीं है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। अदर देन हिंदी और इंग्लिश है, इसमें मीडियम का कोई फर्क नहीं है कि मास्टर में आपका मीडियम क्या है, मास्टर डिग्री में आपका मीडियम हिंदी है कि मास्टर डिग्री में आपका मीडियम इंग्लिश है, कोई भी मीडियम हो। ग्रेजुएशन में कंडीशन क्या होना चाहिए? सबसे पहला ग्रेजुएशन में कंडीशन ये होना चाहिए आपका कि आपका ग्रेजुएशन में सबसे पहला कंडीशन कि हिंदी और इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट हो, या तो इलेक्टिव हो या फिर कंपलसरी हो, या तो सब्जेक्ट होना चाहिए। आइदर अगर सब्जेक्ट के रूप में नहीं है, दोनों अगर एक साथ सब्जेक्ट के रूप में नहीं है, तो सेकंड कंडीशन ये आता है कि उनमें से एक सब्जेक्ट के रूप में हो और दूसरा मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन के रूप में हो। अगर हिंदी एज अ सब्जेक्ट के रूप में है तो या तो मीडियम आपका इंग्लिश होना चाहिए, या इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट के रूप में है तो मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन हिंदी होना चाहिए। और साथ साथ पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन। आई थिंक आप इस बात को साफ साफ समझ रहे होंगे कि मैंने क्या कहा। तो ये 5 कंडीशन है, बिल्कुल ये 5 कंडीशन है, और इन्हीं 5 कंडीशन के आधार पर किसी भी स्टूडेंट का सिलेक्शन हो सकता है एसएससी की परीक्षा में। तो दोस्तों ये था अब तक का कंडीशन फ्रॉम ए टू डी। अब है कंडीशन ई, यानी कि ये केवल अब तक जो मैंने क्राइटेरिया बताया वो केवल जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए था। तो अब सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए क्या है? तो दोस्तों देखिए कि बिल्कुल जो जो कंडीशंस मैंने बताए वो सभी कंडीशन फुलफिलमेंट होते हैं सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए, बिल्कुल एज इट इज। बस एक चीज में थोड़ा सा अंतर होता है, वो होता है पीजीडीटी में। कैसे अंतर होता है? कि आपका या तो पीजीडीटी हो, पहला कंडीशन, ठीक है। अगर आपका पीजीडीटी नहीं है और आप एक्सपीरियंस बेसिस पर अगर आप इस जॉब में आना चाहते हैं, तो एक्सपीरियंस के आधार पर 2 साल की जगह आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। यही वो अंतर है। तो 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका किसी भी स्टेट गवर्नमेंट में, गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट में, या फिर किसी भी पीएसयूज में, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में आपका काम करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए 3 साल का, या फिर सर्टिफिकेट कोर्स इन डिप्लोमा जो ट्रांसलेशन जो मैंने कहा वो होना चाहिए। तो इन 3 कंडीशन में से अगर आपके पास कोई भी एक कंडीशन होता है, साथ साथ जितनी भी डिग्रियां मैंने बताई ए टू डी के लिए, वो सारे डिग्रीज को अगर आप फुलफिलमेंट करते हैं, उसके साथ साथ पीजीडीटी वाले कंडीशन में एक्सपीरियंस वाला जो कॉलम है वहां पर आपके पास अगर 3 साल का एक्सपीरियंस होता है, अगर ये एक्सपीरियंस उनके लिए है जिनके पास पीजीडीटी नहीं है, अगर आपके पास केवल आप एक्सपीरियंस बेसिस पर अगर आप सीनियर ट्रांसलेशन बनना चाहते हैं, ट्रांसलेटर बनना चाहते हैं, तो आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और अगर आपके पास ये है तो आप 100% इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप इस बात को समझ गए होंगे। अब मैं आगे बढ़ूं इसके पहले मैं एक और बात बता दूं सबसे पहले कि एक कंफ्यूजन लोगों के मन में बहुत अधिक रहता है, वो ये है कि मीडियम ऑफ जो एग्जामिनेशन होता है ये कहां से निकलता है, ये कैसे बनवाया जाता है। तो दोस्तों इसको लेकर बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सिंपल सी बात है कि अगर आपने अपनी डिग्री को किसी यूनिवर्सिटी लेवल से कंप्लीट किया है, सीधे आप यूनिवर्सिटी के पार्ट हैं, तो आप यूनिवर्सिटी के जो एचओडी होते हैं, जिस भी आप डिपार्टमेंट से आपने कंप्लीट किया है, तो डिपार्टमेंट के जो एचओडी होते हैं वो एक बोनाफाइड सर्टिफिकेट जो टू हुम सो मे एवर इट कंसर्न जो होता है, आप उस पर बनवा करके एचओडी भी लिख कर दे सकते हैं कि आपका मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एंड ग्रेजुएशन ये था। अगर आपने उसी यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन भी कंप्लीट किया है तो ही इसी कंडीशन में वो लिख कर दे सकते हैं, तो वो भी एलिजिबल होगा। अगर आपने कॉलेज से किया है तो कॉलेज के प्रिंसिपल भी आपको जो है अपने बोनाफाइड सर्टिफिकेट पर ये लिख कर देते हैं, तो भी वो एसएससी एक्सेप्ट करती है। हालांकि सतर्कता के लिए बेहतर है कि आप जो आपका कॉलेज है जिस भी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड हो, अगर आप वहां से लिखवाते हैं तो ये बेहतर होता है। लेकिन यूनिवर्सिटी लेवल पर बिल्कुल एचओडी को ये हक होता है कि वो आपको बोनाफाइड सर्टिफिकेट पर लिख कर जो देती है वो एसएससी इसे एक्सेप्ट करती है आसानी से। तो बेस्ट यही तरीका है कि आसानी से आप मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन आप वहां से जो है एचओडी से विद स्टैंप जो है निकलवा सकते हैं, आराम से एक बोनाफाइड सर्टिफिकेट बनवा करके मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन के लिए। चलिए
अब मैं आगे बढ़ रहा हूं केस स्टडीज पर, क्योंकि मैं 3 डिफिकल्ट केसेस आपको दिखाऊंगा जो अलग अलग लोगों ने मुझसे पूछा है और उनके कॉम्प्लिकेशन को मैं समझ सकता हूं कि आज का वीडियो काफी लंबा हो रहा है, लेकिन ये बहुत जरूरी है आपको समझना, क्योंकि ये मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन है जो एसएससी पूछती है और एसएससी की एलिजिबिलिटी के लिए बहुत अधिक डाउट है लोगों के मन में। तो इन तमाम डाउट्स को क्लियर करने के लिए मैंने आज का ये सेशन बहुत लंबा रखा है, और क्योंकि इसे समझने के लिए आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा। दोस्तों, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं रिक्वेस्ट करूं कि प्लीज ये जो मैं प्रयास कर रहा हूं आप तक पहुंचाने के लिए अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच पाए, इसके लिए वीडियोस को जरूर शेयर करें और सब्सक्राइब करें। होता भी है कि सब्सक्रिप्शन से और लोगों के लाइक से थोड़ा सा मोटिवेशन बढ़ता है कि मैं और भी आगे कुछ बेहतर बनाऊं, और अगर उस तरह से अगर आपका सपोर्ट नहीं मिलता है तो फिर, क्योंकि मैं किसी स्वार्थ के लिए नहीं कर रहा हूं, तो मोटिवेशन घटता है, तो वीडियोस लाने में भी दिक्कत होती है। तो प्रयास है कि सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। चलिए, अब मैं सीधे तौर पर केस स्टडीज पर आ रहा हूं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। मैं आपके सामने 3 केस स्टडीज लाऊंगा जो तीनों कुछ लोगों ने जो मुझसे क्वेश्चन पूछा। तो चलिए, सबसे पहला मैं आपको स्क्रीन पर वो भी दिखाऊं जो कमेंट जो लोगों ने पूछा है मुझसे सवाल। ये है सुरभि कोसरवाल। इन्होंने मुझसे पूछा अपने कंडीशंस के बारे में। वो क्या है? तो ये है कि सर, मेरी एजुकेशन का मीडियम इंग्लिश रहा है, मैंने बीएससी किया है और बीएससी में मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों सब्जेक्ट पढ़े हैं। देन मैंने एमएससी मैथ्स से किया है। क्या मैं पीजीडीटी डिप्लोमा करने के बाद एसएससी जीएसटी के लिए एलिजिबल हो जाऊंगी? सर प्लीज बताइए। तो दोस्तों देखिए, बिल्कुल ये एलिजिबल हो सकती है। कैसे एलिजिबल हो सकती है? रूल नंबर 5 और 4 के आधार पर। आप इसकी कंडीशन को देखिए। रूल नंबर 5 और 4 क्या कहता है? रूल नंबर 5 कहता है कि आपका मास्टर डिग्री अगर हिंदी और इंग्लिश के अलावा किसी भी अदर सब्जेक्ट में हो, तो इनका मास्टर डिग्री किस में है? मैथ्स में है। तो सबसे पहला इस कंडीशन में वो आई। दूसरा, ये साफ साफ कह रही है कि मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों सब्जेक्ट पढ़े हैं। तो सीधी सी बात है कि अगर आपने हिंदी और इंग्लिश दोनों सब्जेक्ट पढ़े हैं, तो इसका मतलब आप रूल नंबर 5 के आधार पर आप सिलेक्शन के कैटेगरी में आ सकती हैं। बस आप पीजीडीटी डिप्लोमा जो है कंप्लीट कर लें। समझ रहे हैं दोस्तों? ये रूल नंबर 4 के आधार पर भी सिलेक्ट हो सकती है, क्योंकि इन्होंने कहा है कि इनके एजुकेशन का मीडियम इंग्लिश है। तो याद होगा आपको कि रूल नंबर 4 जो मैंने आपको बताया था, उसमें भी यही है कि मास्टर डिग्री अगर आपका हिंदी और इंग्लिश के अलावा किसी भी दूसरे सब्जेक्ट में है और आपकी मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन इन मास्टर डिग्री अगर इंग्लिश है, तो ग्रेजुएशन में आपका अगर एक सब्जेक्ट हिंदी भी होता है तो भी आप सिलेक्टेड है। तो इनका हिंदी एक सब्जेक्ट भी है, तो रूल नंबर 4 के आधार पर भी ये सिलेक्टेड है। तो दोनों आधार पर इनका चयन हो सकता है। ये था केस नंबर 1। दूसरा एक केस मैं बताऊं आपको, ये है कृति श्रीवास्तवा जी का, जिन्होंने मुझसे पूछा था। मैं इनके कमेंट को भी आपको दिखाऊं। सर, मेरा ग्रेजुएशन बीकॉम में हिंदी इंग्लिश सब्जेक्ट था और मीडियम हिंदी था। एमकॉम में हिंदी इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं था पर मीडियम हिंदी था, और मैं पीजीडीटी भी कर रही हूं। तो क्या मैं एसएससी जीएसटी एग्जाम के लिए एलिजिबल हूं? तो देखिए दोस्तों, इनके कंडीशन को बिल्कुल ये भी एलिजिबल हैं अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 5 एंड रूल नंबर 3। रूल नंबर 5 एंड रूल नंबर 3 के आधार पर। कैसे? रूल नंबर 5 क्या कहता है? रूल नंबर 5 कहता है कि हिंदी और इंग्लिश के अलावा किसी भी दूसरे सब्जेक्ट में आपका मास्टर्स होना चाहिए। तो इनका मास्टर्स किस में है? एमकॉम। तो बिल्कुल एमकॉम है, तो यानी कि पहला कंडीशन ये फुलफिल कर रही है। दूसरा, ग्रेजुएशन में जरा इनका देखते हैं। तो ग्रेजुएशन इनका बीकॉम है और हिंदी इंग्लिश सब्जेक्ट था, तो यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों सब्जेक्ट इनका था। इस आधार पर ये रूल नंबर 5 के आधार पर बिल्कुल सेलेक्ट हो सकती है अगर ये पीजीडीटी कंप्लीट कर लेती है। तो ये रूल नंबर 3 के आधार पर भी सिलेक्टेड है। कैसे? रूल नंबर 3 भी कहता है कि अगर आपका मास्टर डिग्री अदर देन एनी सब्जेक्ट हो, यानी कि हिंदी इंग्लिश हो, और आपका मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन हिंदी हो, तो इनका मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन इन मास्टर डिग्री हिंदी था, यानी कि मास्टर्स इन्होंने हिंदी माध्यम में लिखा था। इस आधार पर ग्रेजुएशन में इनका एक सब्जेक्ट इंग्लिश है, तो भी ये उस आधार पर सिलेक्टेड हो सकती है। यानी कि 2 कंडीशन जहां पर ये सिलेक्शन पा रही हैं। नाउ रूल नंबर नहीं, केस नंबर 3 में देखूं आपके लिए। तो एक केस बहुत इंटरेस्टिंग है।
यह है विशाल शर्मा जी का, जिन्होंने मुझसे पूछा था। इनका सवाल है, सर मैंने क्लास 12 तक हिंदी और इंग्लिश दोनों सब्जेक्ट पढ़े हैं। मेरा 12 तक हिंदी मीडियम था, ग्रेजुएशन में मैंने बीटेक किया है और फिर मैंने एमटेक किया है। बीटेक और एमटेक में मेरा इंग्लिश मीडियम रहा है। क्या पीजीडीटी डिप्लोमा करने के बाद मैं एसएससी जीएसटी के लिए योग्य माना जाऊंगा? बिल्कुल नहीं दोस्तों, ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो सकता, क्योंकि क्लास 12 में आपने कुछ भी पढ़ा हो, इसका कोई महत्व नहीं होता है एसएससी जीएसटी के एग्जामिनेशन में। आपका बीटेक था, एमटेक था, तो आप इस कंडीशन में इसके लिए एलिजिबल नहीं हो सकते हैं। अब उन दोस्तों के लिए जो इस सेक्टर में आना चाहते हैं कि अदर बहुत सारे सब्जेक्ट्स में आप पढ़ रहे हैं, देखिए मेरा पहला सुझाव तो ये होता है कि आप किसी भी अदर सब्जेक्ट में हैं तो मैं चाहूंगा कि आप उसी सब्जेक्ट में अपने कैरियर को तलाश करें, ढूंढें, ताकि आप बेहतर कर पाएंगे। क्योंकि सबसे पहली बात तो ट्रांसलेशन फील्ड आपसे एक अलग तरह के कैलिबर की डिमांड करता है। आप अदर सब्जेक्ट से यहाँ पर बस केवल इसलिए आना चाहते हैं कि यहाँ एक रोजगार का एक अच्छा अवसर है। अगर आप केवल ये सोच कर आना चाहते हैं तो इस फील्ड में मत आइए, क्योंकि आपको बहुत तकलीफ होने वाली है। क्योंकि अगर आप ट्रांसलेशन बहुत इंटरेस्ट के साथ नहीं कर सकते हैं तो ये बहुत बोझिल काम हो जाता है आगे चलकर, अगर आपका इंटरेस्ट इस फील्ड में नहीं है तो। लेकिन इसके अलावा भी जो लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं, और अधिकांश लोग अदर सब्जेक्ट में जिन्होंने इंग्लिश मीडियम से कर रखा है, तो उनके लिए मेरा यही सुझाव है कि आप सीधे तौर पर अपने मास्टर डिग्री हिंदी से मास्टर्स कर लें। अगर आप हिंदी से मास्टर्स कर लेते हैं तो आप इस एग्जामिनेशन के लिए बिल्कुल एलिजिबल हो जाएंगे। साथ साथ पीजीडीटी जो है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन, अगर आप कर लेते हैं तो फिर भी आप इस सब्जेक्ट के लिए एलिजिबल होंगे, दोनों के साथ। तो ये मेरा सुझाव है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। इसके बाद भी अगर आपके मन में किसी भी तरह का कोई सवाल होता है तो आप मुझसे जरूर पूछें। मैं उन तमाम सवालों का आपका उत्तर दूंगा। और इतनी देर ध्यान से सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपना प्यार दिखाते रहें, दर्शाते रहें ढेर सारा, और प्लीज वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों तक पहुंचाएं। और जो लोग मुझसे विशेष तौर पर जुड़ना चाहते हैं, मैं अपने फेसबुक पेज का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप मुझसे वहां से जुड़ सकते हैं। आपको इंस्टाग्राम आईडी भी मिल जाएगी, आप वहां भी मुझसे जुड़ सकते हैं। तो फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत प्यार दिखाने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। नमस्ते।